हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। जो टॉपिक है आप लोगों का गुणनखंड यानी कि फैक्टर हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो गुणनखंड क्या होता है। मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं, जैसे मैंने लिखा a/b। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे यदि b a को पूरा विभाजित कर दे, यदि a b को पूरा विभाजित कर देता है, कर दे। ठीक है, तो b a का एक गुणनखंड है। मतलब गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जो उस नंबर को पूरा विभाजित कर देता है। जैसे अगर मैंने बोला a को b भाग दे रहा है, जैसे एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे लेती हूँ, मैंने लिखा ऊपर 6, नीचे लिखा 3। तो देखो 6 को 3 अगर काटेगा तो कितना आएगा आंसर? 2। पूरा विभाजित कर दे तो 2 पूरा है, तो इसका मतलब हो गया 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। जो 3 है वो 6 का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब जो गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का, वह उसे पूरा विभाजित करता है। पूरा विभाजित कर दे तो ही हम उसे क्या कहेंगे, उस संख्या को, वो संख्या हमारी फैक्टर यानी कि गुणनखंड कहलाएगी, जिसे विभाजित किया जा रहा है उस संख्या को। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड जो होते हैं वो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वो खुद होता है। ठीक है, पहला पॉइंट, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या खुद है। ठीक है, किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वह संख्या खुद है। ठीक है, बाकी सारे गुणनखंड उस संख्या से छोटे ही होते हैं, इसलिए गुणनखंडों की संख्या फिक्स होती है। जो किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं उन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या फिक्स होती है। ठीक है, ये फिक्स होती है, हम उन्हें गिन सकते हैं। इसीलिए हमारे पेपर में किसी नंबर को देख करके पूछा जाता है कि इस संख्या के कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, गुणनखंड इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि गुणनखंडों को हम बता सकते हैं कि किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड हैं, तो हम उन संख्याओं को बता सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, वह संख्या खुद होगी। और सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है वो संख्या होती है 1, क्योंकि हर एक नंबर को काट देता है, इसलिए 1 सबका क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम आते हैं कि हमारे जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हम बताते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? देखो अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड तो हम सारे निकालेंगे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो संख्याएं अभाज्य हैं, अगर वो हमारी गुणनखंड हैं तो हम उन्हें कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होती हैं, यानी कि जिसमें खुद का भागा जाता है, या फिर 1 का भागा जाता है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 1 जो है ना ही भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अभाज्य गुणनखंड के लिए मैं लिखूं, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक नंबर, एग्जाम्पल में लेते हैं, मैंने लिखा 12। ठीक है, इस 12 को जब मैं तोड़ूंगी तो इसके कैसे हम फैक्टर निकालेंगे? देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसे भाग दूंगी तो क्या आएगा? 2। 2 6 12। फिर मैं इसे किससे काटूंगी? फिर से 2 से काटूंगी। 2 3
6। फिर हम इसे किससे काटेंगे, 3 एकम 3। जब तक ये 1 नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा प्रोसीजर। तो क्या बना, ये 2 गुणा 3 बना। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं हम 2 की घात 2, क्योंकि यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है। समान बेस होने पर, समान आधार होने पर घातें जुड़ जाती है। तो 1 और 1 2 गुणा 3 की घात 1। तो यहाँ पर 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 अभाज्य गुणनखंड। और कौन कौन से होंगे वो नंबर्स, तो इसकी जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 कौन कौन से होंगे, एक होगा 2 और एक होगा 3। इसकी 2 संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जो 12 को काटती हैं, वो है 2 और 3। ठीक है, 2 बार आया तो अब उसे 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। एक तो 2 अभाज्य संख्या ने 12 को काटा और एक 3 ने काटा 12 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब आता है हमारे पास इनके गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या में भाज्य और अभाज्य दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से, गुणनखंडों की संख्या। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में ही आप लोगों को ट्रिक्स बताई जाती हैं जिससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, और समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं उन्हें सॉल्व भी जरूर कीजिए। गुणनखंडों की संख्या, देखो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले किसी भी संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसे तोड़ना होता है। जब हमारी कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाती है तो देखो उसे हमेशा ऐसे जरूर लिखा जाएगा, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, इस तरीके से लिखा जाएगा किसी भी संख्या को, n को। ठीक है, तो उस समय पे जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो क्या होती है, संख्या किसकी, गुणनखंडों की। जो गुणनखंड होते हैं उनकी जो संख्या होगी उसे कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा जो इसकी घात में आया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी घात में क्या आया है हमारा, इसकी घात में आया है p, उसमें जोड़ दीजिए 1, p+1, दूसरा q+1, तीसरा r+1। तो इनकी जो पावर है उसमें +1 ऐड करके उन्हें गुणा कर दीजिए। जितना भी आएगा वही आपके गुणनखंडों की संख्या को दिखाएगा। ठीक है, तो ये गुणनखंडों की संख्या आपकी इस तरीके से निकाली जाती है। ये है इसका एक फॉर्मूला। हम अब बताते हैं इसके क्वेश्चंस को। जैसे 12 ही हमारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिखा एग्जाम्पल में आपका 12 भी हमने तोड़ा था, इसको हमने लिखा था 2 गुणा 3। ठीक है, तो हो गया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। ध्यान रखना यहाँ पर a, b और c ये सारे के सारे कैसी संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 2 और 3 दोनों ही क्या है, अभाज्य हैं। इसकी घात में कितना लिखा है, इसकी घात में लिखा है 2 और इसकी घात में लिखा है 1। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो कैसे निकलेगी, गुणनखंडों की संख्या। देखो इस 2 की पावर में कितना है 2, 2 में 1 जोड़ दो 3, और इस 3 की पावर में कितना है 1, 1 में 1 जोड़ दो 2, तो कितना बन जाएगा 3 गुणा 2। कितनी हो गई इनकी संख्या 6। तो यहाँ पे जो गुणनखंडों की संख्या हो गई वो हो गई कितनी 6। तो इस बारे में हमें यहाँ से समझ में आता है कि 12 के जो गुणनखंड होंगे, कुल गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 6 गुणनखंड होंगे। कौन कौन से वो गुणनखंड होंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको बता भी देती हूँ। 12 छोटा नंबर है इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज बड़े नंबर के लिए हम इतने सारे नंबर्स लिख नहीं सकते। ठीक है, देखो 12 में एक गुणनखंड 1 होगा, 12, ये तो फिक्स हो गए 2 गुणनखंड। 1 होगा इसमें 2, 1 होगा 3, 1 होगा 4 और 1 होगा 6। क्योंकि देखो 1 से 12 कटता है, 2 से कटता है 12 6 बार, 3 से कटता है 4 बार, 4 से कटता है 3 बार और 6 से कटता है 2 बार, 12 से कटता है 1 बार। तो ये है इसके गुणनखंडों की संख्या। लेकिन हर कंडीशन में ये
लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे आसानी से आप अपने गुणनखंडों की संख्या लिख सकते हो। फॉर्मूला आपका ये इससे पहले वाला आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए हम आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस और बनाते सॉल्व करते हैं। हमारा जो हमें जिसके गुणनखंड निकालने हैं वो है 36। देखो सबसे पहले मैं 36 को तोड़ूंगी, 36 की करूंगी फैक्टर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले किस नंबर से कटेगा? 2 से। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर किससे कटेगा? 2 से। 2 नम 18। फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 तियां 9। और फिर कटेगा 3 एकम 3। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमें लेना है। ठीक है, अब देखो इसे कैसे लिख सकते हो? 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 की घात में 2 और 3 की घात में भी 2। यहाँ एक पावर है, सब में एक एक पावर है। जब ये जो दोनों सेम आधार हैं तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, 1 और 1 2। ये कितना? 1 और 1 2। तो बस इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 + 1 और 2 + 1। जो इनकी घातें थी, अभाज्य संख्याओं की जो घातें थी उसमें 1 1 जोड़ के गुणा करना था, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 यानी कि 9। इसका मतलब हो गया 36 के कितने 36 के कितने गुणनखंड हैं? 9 गुणनखंड हैं। और 36 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 2 और 3। 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 हैं और कुल टोटल जो फैक्टर हैं इसके वो टोटल फैक्टर इनकी कुल गुणनखंड वो कितने हैं? 9। एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 600। 600 के कितने गुणनखंड हैं? तो देखो जब मैं इसके सबसे पहले क्या करूंगी? फैक्टर्स करूंगी। किससे काटूंगी? सबसे छोटा नंबर 2 से। 2 तियां 6 0 0। फिर किससे काटूंगी? 2 से। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0। फिर कितने से काटूंगी? फिर से 2 से। 2 सत्ते 14 बचा 1, 0 10 हो गया। 2 पंजे 10। अब किससे काटूंगी? 5 से। 5 एकम 5 बचा 2 25, 5 पंजे 25। फिर किससे काटूंगी? 5 से। 5 तियां 15। और फिर किससे काटूंगी? 3 एकम 3। देखो सारे के सारे जितने नंबर लिए हैं मैंने वो सारे के सारे कैसे नंबर से? अभाज्य नंबर हैं। 2 5 और 3 ये तीनों ही अभाज्य नंबर हैं। अब देखो 600 को कैसे लिखा जाता है यहाँ पे देखते हैं। 2 गुणा 2 कितनी बार 2 आया? 3 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार। और फिर 3 कितनी बार आया? 1 बार। इसका मतलब 2 की घात 3, ये 1 ये 1 ये 1, तो टोटल कितनी हो गई जुड़ के? 3। 5 की घात 2 और 3 की घात 1। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे, टोटल फैक्टर्स होंगे, वो कैसे निकलेंगे? देखो वो कैसे निकलेंगे? इनकी घातों में 1 जोड़ दो, घातों में 1 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 4 तियां 12 दूनी 24। ये हो गए इसके कुल गुणनखंड। किसके? 600 के। 600 के कुल गुणनखंडों की संख्या है 24 और 600 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है 1 2 और 3। अभाज्य गुणनखंड है 3 और कुल गुणनखंड है 24। तो देखो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम अपने गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।